Okay, we are live, guys. Hello, everyone. Welcome to Direct Taxation class. This is your first class. This is your introduction class. And this is the most important class of your entire CA and CMA Inter Direct Taxation. कोई भी सब्जेक्ट की पहली 3 क्लास क्यों इतने इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए ये क्लासेस हम यूट्यूब पर फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल भी रखते हैं। एटलीस्ट बाय डूइंग दीज 3 क्लासेस आपको एक ये आइडिया मिल जाए कि ये सब्जेक्ट क्या है, एक इसका फाउंडेशन तैयार हो पाए। क्योंकि हम इस बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं है कि हमें बस फटाफट फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो सिलेबस तो एनीवेज कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो। क्लासेस लिए हो तो एनीवेज बैच कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, बट यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस सब्जेक्ट, है ना। तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, लेट्स डिस्कस। जो भी यूट्यूब पे लाइव आ चुके हैं, चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, वो चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म कर देंगे। चलिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ये डायरेक्ट टैक्सेशन बोल के एक सब्जेक्ट है, जिसको लेकर बहुत ही डर होता है ना। टैक्स को लेकर डर क्यों होता है पता है? क्योंकि टैक्स ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो, सुनते तो हो ही। हर साल बजट आता है, निर्मला जी आ रही है ना निर्मला जी, 8 बार बजट ला चुकी है निर्मला जी। तो ये बजट क्या है, निर्मला जी ये ऐसा क्या करती है कि लोग इतना मीम्स बना देते हैं। तुम कुछ नहीं देखते हो, मीम्स तो जरूर देखते हो, ये मुझे पता है। इंस्टाग्राम पे भर भर के मीम्स आता है निर्मला जी का, आता है ना। तो क्या है निर्मला जी, क्या करती है वो ऐसा जो टैक्स वगैरह को लेकर इतने मीम्स बन जाते हैं? क्यों इतना फर्क पड़ता है लोगों को टैक्स से, ये समझना जरूरी है ना। कौन सा टैक्स है जो मैं दे रही हूँ और कौन सा टैक्स है जो तुम दे रहे हो, और कौन सा टैक्स है जो हम दोनों दे रहे हैं। समझ आ रहा है? तुम तो पैसा नहीं कमा रहे हो, देखो माइंड मत करना। अभी जब डिग्री लोगे तो ही ना पैसा कमाओगे, फिर भी टैक्स दे रहे हो, तुम दे रहे हो ना। समझ आ रहा है? तो क्यों दे रहे हो टैक्स? तुम तो पैसा नहीं कमा रहे। मैम आप तो टैक्स देंगे ना, आप तो पैसा कमाती हैं। अरे हाँ मैं दे रही हूँ टैक्स, समझ रहे हो। लेकिन क्यों तुम पिज्जा खाते हो तो टैक्स देते हो, क्यों तुम पार्लर जाते हो, सलोन जाते हो तो टैक्स देते हो, क्यों तुम पैंटलून्स में शॉपिंग करते हो तो टैक्स देते हो। मैं आपको सब बताऊंगी। मैं आपको टैक्स में कुछ ऐसे तैयार करूंगी कि बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से। मैं ये नहीं मानूंगी कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी आता है। मैं ये मान के चलूंगी कि आप बिल्कुल जीरो हो, तो आपको टैक्स में मजा आएगा। समझ आ रहा है? और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप मेरे साथ टैक्स की क्लास करोगे, जो मैं करा रही हूं उसी टॉपिक पे फोकस करोगे। इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। जब इधर उधर सोचना होगा तो मैं बोलूंगी कि देखो ये कॉन्सेप्ट यहां से लिंक है, देखो ये कॉन्सेप्ट एक सब्जेक्ट से लिंक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को बिल्कुल भी टैक्स को किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। आपको बस हमारे साथ क्या करना है, टैक्स जैसे जैसे मैं कराती जाऊं वैसे वैसे करते जाना है। देखो मैं आपको सीए इंटर, सीएमए इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ाने वाली हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपको सीए निर्मल डागा सर पढ़ाएंगे, जिनका 27 साल का जीएसटी एंड कस्टम में एक्सपीरियंस है। आप समझ रहे हो, जो तुम पढ़ोगे वो सर 27 साल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपका कौन लेंगे? सीए निर्मल डागा सर। और डायरेक्ट टैक्सेशन मैं लूंगी सीए श्रुति चमरिया। ठीक है। तो जो मैंने अपनी सीए की जर्नी में सीखा है, जो मैंने अपनी आर्टिकलशिप में सीखा है, और जो मैं जानती हूं कि क्या होता है टैक्सेशन प्रैक्टिस में, वो मैं पूरा का पूरा नॉलेज तुम्हारे प्लेट पे रख दूंगी। समझ आ रहा है? हमारा टैक्स में 2 पर्सपेक्टिव होगा। पहला, तुम्हें डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम में पास करवाना है। 50 में मैं कोशिश करूंगी तुम्हारा 40 आ जाए। सुनने में अनरियलिस्टिक लग सकता है, बट ये होता है। एट सीए फाइनल लेवल, मैं ओल्ड कोर्स में सीए बनी हूं, जब सीए ओल्ड कोर्स था, आई गॉट 78 इन डायरेक्ट टैक्सेशन। क्योंकि वहां पे डायरेक्ट टैक्सेशन 100 मार्क्स का है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन 100 मार्क्स का है।
समझ आ रहा है? 78 मैंने स्कोर किया था डायरेक्ट टैक्सेशन में। और मतलब मुझे ऐसा कुछ बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं लगा। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता था कि किस पैटर्न से मैंने टैक्स को रेडी किया है। टैक्स क्या है? एक एक्ट है, सिंपल सा बात है, एक एक्ट है। तो हमारा क्लास में दो पर्सपेक्टिव रहेगा इस लॉ को लेकर, इस एक्ट को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर। पहला, ऑब्वियसली हमें क्लास में एग्जाम में पास होना है। आउट ऑफ 50 हमें कितना टारगेट करना है? 40। 50 मार्क्स का है सबका, ठीक है, 40 टारगेट करना है। देखो अगर मैं तुमको बताऊं ना, मैं तुमको आज भी ऐसा टिप्स दे सकती हूं जिसको लेकर कर अगर तुम 4-5 चैप्टर कर लो डीटी में पास हो जाओगे, बट उससे तुमको आर्टिकलशिप में प्रॉब्लम आएगा। सीए सीएमए सीएस बनने के बाद प्रॉब्लम आएगा। अच्छा लगेगा क्या? डिग्री ले लोगे, कुछ टैक्स का पूछेगा, बोलोगे हम तो रट के बने हैं। अभी लॉ के क्लास में बताएं रटने से क्या होता है। समझ आ रहा है? तो पहला पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली हमारा रहेगा एग्जाम पास कराना। जो टॉपिक हमेशा आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन है 2 का बी, 4 का बी, जो कंपलसरी है कि टीडीएस का क्वेश्चन आएगा, रिटर्न फाइलिंग का क्वेश्चन आएगा, सालों से आ रहे हैं, वो सब मैं तुमको बताऊंगी। तो तुमको मैं क्लास में एग्जाम के लिए तो फुल प्रिपेयर कर दूंगी कि तुम्हारा एग्जाम तो एनीवेज तुम डीटी में 40 ला रहे हो आउट ऑफ 50। लेकिन मेरा एक और पर्सपेक्टिव रहेगा कि मैं तुमको डायरेक्ट टैक्सेशन ऐसा सिखाऊंगी कि तुम बाकियों को समझा भी पाओ टैक्स, हो सकता है कभी पढ़ा भी सको टैक्स, है ना? बस मेरे पेट पे लात मत मारना यार, मेरा रोजी रोटी है, समझ रहे हो? और अगर तुम प्रैक्टिस में गए, जॉब में गए, अपना बिजनेस खोले, तो तुमको टैक्स का एक ऐसा नॉलेज होगा ना जो शायद ही तुम्हारे एज ग्रुप के लोगों का होगा। समझ आ रहा है? आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, वैसे मैं लास्ट में रिवील करती, बट मैं पहले ही बता देती हूँ। हमारे एक फ्रेंड है, बहुत ही हमारे अजीज फ्रेंड है, मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज इनटू प्रैक्टिस। उनका आपके लिए मैं कुछ सेशन करवाऊंगी जो सीए प्रैक्टिस में है, समझ रहे हो? डायरेक्ट टैक्सेशन कर रहे हैं, जो तुम पढ़ोगे, जो मैं पढ़ाऊंगी, वो एक्चुअली प्रैक्टिस में कर रहे हैं। उनका तुमको कुछ मैं सेशन दिलवाऊंगी लाइव, यूट्यूब पे भी होगा, आपके लिए फेस टू फेस भी होगा, जिसमें वो आपको सिखाएंगे कि तुमको ये चैप्टर कैसे यूज करना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो सिखाएंगे, कैसे टैक्स बचाते हैं, टैक्स चोरी नहीं, टैक्स कैसे बचाते हैं, प्रैक्टिकली वो तुमको इन सेशन में सिखाएंगे। ये बिल्कुल मैं सोची थी लास्ट में बताऊंगी, बट बोलते हैं ना उतावलापन हो जाता है, मैं सोची चलो अभी बता देते हैं। तो हमारा जो डायरेक्ट टैक्सेशन का क्लास होगा उसमें आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल क्लासेस मिलेंगी। प्रैक्टिकल क्लासेस मतलब जो एक्चुअली डायरेक्ट टैक्सेशन में यूज होता है। इससे क्या होगा? आप आर्टिकलशिप करोगे इंटर करने के बाद, जॉब करोगे फाइनल करने के बाद, आपको टैक्स यहां भी आता होगा और यहां भी आता होगा। तुमसे कोई पूछेगा रिटर्न फाइलिंग आता है, क्या बोलोगे? पढ़े थे रिटर्न फाइलिंग, एक चैप्टर है। नहीं आता है, सिखा दिया जाएगा। तो इंटर में ये हम पहली बार कर रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकली टैक्स की चीजें सिखाई जाएगी। देखो सिखाने मैं भी सिखा सकती हूँ, मुझे भी आता है रिटर्न फाइल करना, बट जो पर्सन सालों से ये काम कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी का काम कर रहा है, वो तुमको अच्छा नॉलेज देगा ना। तो प्रैक्टिकली मैं उनका आपको कुछ सेशन जरूर से जरूर करवाऊंगी, जो आपको मस्ट है करना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वो भी 7-8 सेशन होगा, पहला 3 यूट्यूब पे होगा, बाकी सिर्फ इनरोल्ड बच्चों के लिए होगा। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी डायरेक्ट टैक्सेशन की फर्स्ट क्लास सीए, सीएमए इंटर एंड ऑफ कोर्स सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए वैलिड है। ये 3 कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, तीनों इंटर लेवल के लिए वैलिड है। आप फाइनल में जाओगे, टैक्स वहां भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जॉब में जाओगे, जब तक पैसा कमा रहे हो टैक्स कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो टैक्स को तो इग्नोर नहीं कर सकते। कोई बोलेगा मेरा टैक्स बहुत वीक है, तुम बोलो करो भैया स्ट्रॉन्ग, टैक्स को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चलिए अभी कुछ और बात नहीं करेंगे। अच्छा, टैक्स में आपको ये ऐसा फुल फ्लेजेड हैंड रिटन नोट्स मिलेगा 300 पेज का। कितने पेज का? 300। इसके बाद ना तुम कोई भी बुक खोल के देख लेना, तुम ऐसा बोलोगे मैम छोड़ दीजिए बुक, हम यही नोट से पढ़ेंगे। देख रहे हो कितना इंटरैक्टिव बुक बनाया गया है। ये हैंड रिटन नोट्स है, ये मेरी खुद की हैंड राइटिंग है। समझ आ रहा है? ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा डीटी के लिए, पूरा। समझ आ रहा है? चलो अभी हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे। अच्छा, आज 2 इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, एक ऑब्वियसली मेरा और एक सब्जेक्ट का। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ,
ठीक है। मेरा नाम श्रुति चमरिया है। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई एम इनटू टीचिंग एक्सपीरियंस सिंस 7 इयर्स। मैं लॉ, ऑडिट एंड डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर लेती हूँ। इंटर लेवल में मैं आपका लॉ का पेपर लूंगी, दैट इज फॉर 100 मार्क्स। ऑडिट का पेपर लूंगी, दैट इज फॉर 100 मार्क्स। एंड डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर लूंगी, दैट इज फॉर 50 मार्क्स। सीए इंटर, सीएमए इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव। ओके। मैंने जो अपनी क्लास 11 से लेके सीए तक की जर्नी है वो आपके ही शहर कोलकाता से की है। तो मैंने जो सीए का अपना सपना है वो बिल्कुल सिटी ऑफ जॉय में कंप्लीट किया है, और इसीलिए यहाँ पर ही मैंने टीचिंग शुरू किया, यहाँ पर ही मैं जिस भी पड़ाव पे पहुंची हूँ, ताकि मैं ये चाहती हूँ कि जो स्ट्रगल मैंने अपने फेज में किया है, सीए फेज में, वो एटलीस्ट आपको नहीं हो। क्या स्ट्रगल? मेंटरिंग का स्ट्रगल। क्लासेस हम कर लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं, नॉलेज कहीं से भी मिल जाता है। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेंटरिंग। हमारे टाइम पे कोई नहीं था जो हमें हाथ पकड़ के पढ़ाता और हाथ पकड़ के एग्जाम हॉल तक लेके जाता। मतलब लिटरली हाथ पकड़ के एग्जाम हॉल नहीं लेके जाएंगे, मेंटली। समझ आ रहा है? आई मिस्ड दिस मेंटरिंग थ्रू आउट माई सीए जर्नी। समझ आ रहा है? कई बार रोया, कई बार परेशान होया, कई बार लगा छोड़ो घर भाग जाओ, क्योंकि कोई नहीं था जो मुझे गाइड कर सकता। आई वॉज टोटली अलोन इन दिस माई जर्नी। ऑब्वियसली देखो, पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, भाई बहन का सपोर्ट होता है, बट एक मेंटरिंग सपोर्ट नहीं था। समझ रहे हो? क्योंकि वो वही कर सकता है जो आपको वो कंटेंट दे रहे हैं। तो मैंने जो ये अपनी टीचिंग शुरू की, बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम सीए बनने के बाद आप जॉब क्यों नहीं किए? वाई इनटू टीचिंग? दो मोटिव था। एक तो ये ऑब्वियसली पैसा कमाना, और दूसरा मोटिव था कि जो मैंने फेस किया, मैं चाहती थी मेरे थ्रू बच्चों को वो मिल जाए। तो क्लासेस तो मिले, कंटेंट तो मिले, मेंटरिंग भी मिले। तुमको कभी भी अपने एकेडमिकली, कभी भी कोर्स में, कभी भी थ्रू आउट द जर्नी कोई भी स्ट्रगल फील हो, कभी भी गिव अप का फील हो, कोई भी एंजाइटी हो, कोई भी पैनिक हो, जस्ट मेरे पास आना। मैं बताऊंगी आपको कैसे उसको हैंडल करना है। मेरे से ज्यादा एंजाइटी वगैरह तुमने नहीं फेस किया होगा, और भगवान न करे करोगे। समझ आ रहा है? मैं यहाँ पे पीजी हॉस्टल में रह के मैंने अपनी पूरी जर्नी की है। माय फैमिली इज फ्रॉम अदर प्लेस। मैं कैलकाटा में पीजी हॉस्टल में रह के मैंने सीए की पढ़ाई की है। तो मेरा वो वाला पीजी हॉस्टल नहीं था कि मस्ती, रात भर घूमना, नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट पीजी हॉस्टल में मैं रही हूँ, जहां सिर्फ पढ़ना होता था, टाइम पे हॉस्टल आना होता था। तो जो स्ट्रगल मैंने अपनी सीए की जर्नी में किया है, वो आपको नहीं करना पड़े, दिस आई विल मेक श्योर। हमारी जो क्लासेस होगी उसमें हमारा सबसे प्राइम फोकस मैथ को लेकर जो होगा, दैट इज आवर हैंड रिटन नोट्स। बुक आपको मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप बुक खोलोगे ही नहीं। मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो भी सब्जेक्ट आप मेरे साथ कर रहे हो, यू विल ओपन माई हैंड रिटन नोट्स। ये लिख के ले लो, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ना याद रहते हैं। अगर यही चीज, सेम चीज मैं बुक में लिख के दे दूं और ये मेरे हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, मैं तुमको लिख के दे सकती हूँ, तुमको ये याद रहेगा। क्योंकि ये ना एफर्टलेस लगता है। क्या लगता है? एफर्टलेस। और बुक लगता है जोर लगाना होगा, एफर्ट्स देना होगा। तो बुक भी देंगे आपको डीटी का, लॉ एंड ऑडिट का, बट आपको हमारा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। पूरा डीटी तो मैं उससे से कराने वाली हूँ। इसको तुम बुक भी समझ सकते हो, हैंड रिटन नोट्स भी समझ सकते हो। डीटी में towards your exam after completion of batch you will be provided with charts। 100 पेज का चार्ट्स होगा, ओनली 100 पेज, जिसमें पूरा का पूरा डीटी कवर होगा। समझ आ रहा है? और क्या करेंगे हम लोग अपनी क्लासेस में? मैं क्या करवाती हूं अपनी क्लासेस में? मोर देन 1000 क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग क्लास में। एमसीक्यू कवर करेंगे, क्वेश्चन कवर करेंगे। मैंने अभी लॉ की क्लास में भी बताया था, जब भी हम लोग क्लासेस करेंगे ना, और जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट ईयर पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, एमटीपी, आरटीपी के क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्वेश्चन वहीं से आने वाला है। समझ में आ रहा है? तुम अगर मेरे साथ क्लास कर रहे हो लॉ का, ऑडिट का, डीटी का, दिस आई कैन गारंटी यू, तुम पास तो एकदम अच्छे से हो जाओगे। क्योंकि क्वेश्चन मैं सारा कवर कराऊंगी, कंटेंट मैं सारा कवर कराऊंगी, एग्जाम के पहले रिविजन मैं लूंगी, 8 घंटे का 9 घंटे का मैराथन मैं लूंगी, चाहे रात के 2 क्यों ना बजे। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। इससे ज्यादा क्या ही करोगे जान के, थोड़ी ना मेरा बायोडाटा कहीं भेजना है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट की। ठीक है? तो आज हम लोग टैक्स में डायरेक्ट टैक्सेशन शुरू करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं
अगर एक छोटा बच्चा एक डीटी का क्लास कर रहा है, टैक्स का क्लास कर रहा है, वो सबसे पहले क्या पूछेगा? व्हाट इज टैक्स? सबसे पहले क्या पूछेगा? व्हाट इज टैक्स? समझ आ रहा है? टैक्स कुछ नहीं है, एक फी है। क्या है टैक्स? एक फी है। क्या है टैक्स? एक फी है। फीस सुनते हो ना, जो किन किन चीजों पे लगता है? प्रोडक्ट पे लग सकता है, इनकम पे लग सकता है, किसी एक्टिविटी पे लग सकता है। समझ आ रहा है? मैं आज हेयर स्ट्रेट करवा के आई हूँ, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ। मानो आज मैं हेयर पार्लर गई और हेयर स्ट्रेट करवा के आई, कलर करवा के आई, मैंने एक सर्विस ली, एक एक्टिविटी किया उन लोगों ने, उसके ऊपर भी टैक्स लगा। लगा ना टैक्स? तो टैक्स एक्टिविटी पे लगता है, पक्का? क्लियर है? चलो, इनकम पे लगता है। तुम जो मेरे को फीस दोगे, मेरा जो साल भर का इनकम होगा, मैं जो पैसे साल भर में कमाऊंगी, उस पैसे में से कुछ पैसा मुझे सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ठीक है। क्या वो टैक्स, मानो मेरा साल का इनकम हुआ 20 लाख रुपया, ठीक, मुझे मानो 2 लाख रुपया सरकार को देना है, फी ऑन इनकम। क्या देना है? फी ऑन इनकम। दिस इज टैक्स, दिस इज टैक्स। समझ आ रहा है? तो साल भर मैंने 20 लाख कमाया, मुझे सरकार को 2 लाख रुपया देना है, ठीक। ये 2 लाख मैं कहां से दूंगी? अपने पॉकेट से दूंगी। समझ में आ रहा है? तो टैक्स इनकम पे भी लगता है। तो टैक्स क्या है मैम? टैक्स एक फी है, कुछ नहीं है, टैक्स एक फीस है। किस पे चार्ज होता है? इनकम पे, एक्टिविटी पे। डोमिनोज में पिज्जा खाते हो, उस पे भी तो टैक्स लगता है। 1000 रुपया का चीज बस्ट पिज्जा, मुंह में पानी आ गया। और 100 रुपया का टैक्स। कौन सा टैक्स लगता है, क्या लगता है, सब बाद में बात करेंगे। पिज्जा का तुम कितना देते हो पिज्जा के लिए पैसा? 1100 रुपया। कितना रुपया देते हो? 1100 रुपया। इट इज अ फी चार्ज्ड ऑन प्रोडक्ट। तो इट इज अ फी चार्ज्ड ऑन एक्टिविटी, इट इज अ फी चार्ज्ड ऑन इनकम, इट इज अ फी चार्ज्ड ऑन प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? आज के बाद कोई भी पूछेगा टैक्स क्या है, क्या बोलोगे? कोई तुमको शेक्सपियर वाला डेफिनेशन देने का जरूरत नहीं है। टैक्स एक फी है। फी चार्ज होता है ना, जैसे कि स्कूल में पढ़ते हो तो फीस देते हैं कि नहीं? समझ आ रहा है? ट्रेन पे चढ़ते हो तो फीस देते हैं कि नहीं? फीस मतलब क्या है? कुछ यूज कर रहे हैं, उसके लिए एक पेमेंट दे रहे हैं। टैक्स एक फीस है। जो कौन ले रहा है मेरे से? गवर्नमेंट ले रहा है। जो कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रहा है। समझ में आ रहा है? तुमसे जो डोमिनोज वाला टैक्स ले रहा है, वो डोमिनोज वाला नहीं ले रहा है, सरकार ले रही है। डोमिनोज के वाया तुमसे ले रही है। तुम किसको देते हो? डोमिनोज को। डोमिनोज किसको देगा? सरकार को। तो टैक्स किसके पॉकेट में जाता है अल्टीमेटली, ये बताओ मेरे को। गवर्नमेंट के। अभी तो हम नहीं लेते हैं, ठीक है, तुम्हारा इंक्लूडेड है फीस में, लेकिन मानो जितना फीस है हम उस पर 18% तुमसे जीएसटी लेने लगे, एक टैक्स लेने लगे। वो टैक्स हम रखेंगे क्या अपने पॉकेट में? हम तुमसे लेंगे जरूर, बट हम किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को। समझ आ रहा है? तो व्हाट इज टैक्स? देखो, टैक्स के क्लास में सबसे पहले क्या जानेंगे? व्हाट इज टैक्स। देखो, तुमको बहुत लोग बोलेगा नहीं पहले जानो टाइप्स ऑफ टैक्स, पहले जानो इनकम टैक्स एक्ट। सब बकवास बात है। पहले यही नहीं पता टैक्स क्या है, हम तुमको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाने लगे। जैसे कि पहले लॉ की क्लास में क्या जाने? व्हाट इज लॉ। ऑडिट के क्लास में पहले क्या जानेंगे? व्हाट इज ऑडिट। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले क्या समझते हैं? व्हाट इज टैक्स। क्या है टैक्स? टैक्स एक फी है, चार्ज्ड बाय श्रुति मैम। हाँ, चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट। चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट। कौन लेता है तुमसे ये फीस? गवर्नमेंट। किस किस चीज पे लेता है? इनकम कमाओगे ले लेगा, प्रोडक्ट खरीदोगे तब भी ले लेगा। जाके इशिता मेकअप का सामान खरीदी, टैक्स ले लिया। इशिता रोते रोते आई, बोली मैम हम तो पैसा कमाते नहीं है फिर भी टैक्स लग गया। हम बोले पहला क्लास, इट इज अ फी चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे भी टैक्स लगता है। समझ आ रहा है? तो टैक्स एक फी है। टैक्स क्या है? एक फी है जो 3 चीजों पे लग सकता है, प्रोडक्ट पे, इनकम पे, एक्टिविटी पे। किस पे? प्रोडक्ट पे, इनकम पे, एक्टिविटी पे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बहुत अच्छा। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस की। कितने टाइप के टैक्स होते हैं? 2, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। समझ आ रहा है? पहले मीनिंग समझ लिए टैक्स क्या है, ठीक है। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम?
टाइप ऑफ टैक्स नहीं। अभी पहले मैं ये पढ़ाऊंगी आपको सेकंड टॉपिक, टैक्स लगता क्यों है। तुम कभी ये सोचे हो कि मैम इतना मेहनत करके रात दिन गला, लिटरली गला खराब हो जाता है, आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ाती हैं, आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाती है, बट आपके पैसा में जब कमाई होता है, साल भर के बाद सरकार आपसे उसमें कुछ कमाई ले लेता है, बोलता है टैक्स इज अ फी चार्ज्ड ऑन इनकम बाय गवर्नमेंट। मैम सरकार क्यों लेता है आपसे पैसा? देश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। तुम जो रोड पे चल के आते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कौन कौन न्यूज देखते थे तब? सब, रात दिन न्यूज चैनल में वही चलता था। सुबह उठे अचानक से पता चला पाकिस्तान में दिवाली हो गया, सुने ना? ऑपरेशन सिंदूर में पैसा खर्चा हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? बम बारूद, जो भी मिसाइल तोप, जो भी आर्मी के लोग थे, पैसा तो खर्चा हुआ। ये पैसा सरकार कहां से लाया? मोदी जी कहां से लाया? आसमान से आया क्या? कहां से आया पैसा? अमित शाह कहां से लाया पैसा? तुमसे, हमसे, समझ आ रहा है? सिटीजन से। कहां से? देशवासियों से। देश का पैसा है। इसीलिए जब कोई सरकार खराब आ जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये लोग देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्यों बोलते हैं देश का पैसा? हमारा पैसा है, हमें दुख होता है जब पैसा वेस्ट करते हैं, फिजूल चीज पे खर्च करते हैं, पापा को दुख होता है कि नहीं? बोलते हैं ना कि प्लीज फिजूल खर्च मत करो, क्योंकि वो कमा रहे हैं। तो हम कमा रहे हैं और हम देख रहे हैं बैठ के सरकार मेरा पैसा बर्बाद कर रहा है, हमको दुख होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। मैम आपसे कहां लेता है सरकार पैसा? अच्छा, साल भर जो मेहनत करते हैं उस पर टैक्स हम देते हैं कि नहीं सरकार को? उसी पैसे से सरकार ऑपरेशन सिंदूर किया है, उसी पैसे से देश में रोड बनता है। हाँ, सिर्फ मेरे पैसे से नहीं, मेरे पैसे से कितना ही बन पाएगा, मेरे जैसे और भी लोगों के पैसे से। सिंपल सा बात है, देशवासियों के पैसे से। समझ में आ रहा है? तो हमसे पैसा सरकार क्यों लेता है? हमसे सरकार टैक्स क्यों लेता है? रेवेन्यू के लिए। हमारे लिए टैक्स आउटफ्लो है। मैं कमाई, आज मानो मैंने 100 रुपया कमाया, आज इशिता मेरे को फीस पेमेंट की 15,000 रुपया, मानो ये 15,000 रुपया है। कितना रुपया है? 15। नोट खुलते सबका नजर एकदम, ये 15,000 रुपया है मानो, ठीक? ये 15,000 रुपया इशिता से मैंने कमाया। अब इस 15,000 में से मैं 500 रुपया सरकार को दे दी, तो मेरे 15,000 में कितना बचा? 14,500। अरे 14,500 बचा, मैथ्स इतना खराब है तुम लोग का। 14,500 बचा। ये 500 किसके पास गया? सरकार के पास। मेरे लिए तो ये आउटफ्लो था, सरकार के लिए क्या है? इनफ्लो है, रेवेन्यू है, वही इनकम है सरकार का। सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स। जो वो तीन चीज पे फी लगा रहे हैं ना, इनकम पे, प्रोडक्ट पे, एक्टिविटी पे, उसी पैसे से देश के लिए दूसरे देश पे युद्ध करना, रोड बनाना, पब्लिक हॉस्पिटल बनाना। तुम जो इतना स्कीम सुनते हो, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, हर घर नल से जल, अन्न जन धन योजना, अरे कहां से मोदी जी इतना स्कीम ला रहा है? पैसा है क्या मोदी जी के पास? है क्या मोदी जी के पास पैसा? पैसा तो है ही। उस पैसा को उस देश के लिए यूज करेगा क्या? आधा दिन भी नहीं चलेगा। करोड़ों करोड़ों रुपया एक रोड को बनाने में, डैम को बनाने में लग जाते हैं। तो कुछ बिजली मिल रहा है, कहां से आ रहा है वो सब पैसा सरकार के पास? तुम्हारे ही टैक्स से। तो देश को चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? सरकार को किस चीज की जरूरत है? रेवेन्यू की। और वो रेवेन्यू कौन देता है? मैम हम देते हैं टैक्स के नाम पर। किस नाम पर? टैक्स के नाम पर। देखो मैंने लिखा है, उस रेवेन्यू को सरकार यूज करते हैं कुछ खर्चों के लिए, जैसे डिफेंस, ऑपरेशन सिंदूर, एडुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रा फैसिलिटी। इंफ्रा फैसिलिटी मतलब रोड, ब्रिज, डैम। कहीं का रोड खराब होता है, क्या बोलते हो? सबसे पहले किसको अच्छा अच्छा शब्द सुनाते हो? गवर्नमेंट को। यहाँ की तो गवर्नमेंट ही जो भी डैश 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 है बोलते हो ना। जैसे वेस्ट बंगाल में जगह जगह गड्ढे खुदे हुए है ना, बहुत गड्ढे है। कभी गाड़ी कैब वगैरह से ट्रैवल करो, गाड़ी से ट्रैवल करो। हम इसी डर से आज तक ड्राइविंग नहीं सीख पाए, आपको पता है? मैंने 2 साल पहले गाड़ी ली थी, मैं सीए बनी। जब मैं सीए बनने से पहले मेरा एक सपना था,
सबका होता है, जो कहीं ना कहीं हमको उस चीज को हासिल करने के लिए बहुत मोटिवेट भी करता है। मेरा हमेशा से सपना था जब हम सीए बनेंगे गाड़ी लेंगे। ठीक, सीए बन गए, सीए बन गए, घर वाला बोला शादी वादी हो जाएगा तब लेना गाड़ी। हम बोले ठीक है, पैसा बचाए, सेव किए, समझ आ रहा है। शादी भी हो गई, सोचे अब गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी ले लिए। क्या सोच के गाड़ी ली होंगे, सच सच बोलना कि चलाएंगे, स्वैग फील होगा, समझ आ रहा है, मजा आएगा। एक दिन हम गाड़ी नहीं चलाए अपना, समझ आ रहा है, क्यों नहीं चला रहे हैं? यहाँ रोड का हालत इतना खराब है, कितना बैड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। मैं रोज जब क्लास से घर आती हूँ या घर से क्लास जाती हूँ, मैं यही सोचती हूँ बस मैं पहुंच जाऊं सेफली। रोड का इतना हालत खराब है। तो जब रोड पे गाड़ी चलती है, गाड़ी थोड़ा सा जंप करता है, धड़कन उठने होने लगता है, डर लगता है, क्यों? इंफ्रा बहुत खराब है। हम उस टाइम पे सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये लोग टैक्स तो ले लेते हैं भर भर के, काम कुछ नहीं करता है देश के लिए। तो सरकार ये जो भी काम कर रहा है तुम्हारे पैसे से कर रहा है, उसमें तुमको डिफॉल्ट मिलेगा, डिफेक्ट मिलेगा, ऑब्वियसली हम लोग ब्लेम करेंगे गवर्नमेंट को, करेंगे ना। तो बेसिकली जो सरकार हमसे टैक्स ले रहा है वो सरकार का रेवेन्यू है। जो बहुत सारी सरकार करप्ट होती है, लालू यादव, इतना सारा घोटाला हुआ। अच्छा एक बात हम पहले बोल देते, हम कोई सपोर्टर किसी के अगेंस्ट नहीं, हम जस्ट गिविंग एग्जांपल। पता चला सेशन के बाद तुम लोग बोलने लगे मैम आप तो बीजेपी सपोर्टर है, आप तो लालू यादव हेटर है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ आ रहा है। सिंपल सा फंडा है, कोई भी सरकार अगर हमसे टैक्स का पैसा ले रही है, और लेगी ही लेगी, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल की, अगर वो उसको देश के लिए यूज नहीं कर रही है, हमें हर्ट होगा, दिल में दर्द होगा, समझ आ रहा है, क्योंकि टैक्स हम इसीलिए देते हैं। तो ये हमारा टैक्स था, टैक्स का मतलब था, और क्यों टैक्स लगता है ये बताया गया, समझ आ रहा है। तो जब तुम भी सीए सीएमए सीएस बन जाओगे, 15 लाख 12 लाख 18 लाख ऐसे पैकेज लगेंगे, टैक्स दोगे क्या? देना, देना चाहिए टैक्स। अगर तुम टैक्स नहीं दे रहे हो ना, तो जिंदगी में ब्लेम मत करना, रोड खराब है, बिजली नहीं है, कैसे ब्लेम कर रहा है, तुम दे रहे हैं क्या टैक्स? समझ आ रहा है। तो अगर आप टैक्स दे रहे हो, आप समझो वो सरकार के लिए रेवेन्यू है, समझ आ रहा है। तो आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, बिजनेसमैन है, जो भी इनकम कमाने वाले लोग हैं, सब टैक्स दे रहे हैं। मैम आप ये नहीं बोल सकते हैं, टैक्स सिर्फ इनकम पे नहीं लगता है, प्रोडक्ट पे भी लगता है। मैम हम लोग छोटे छोटे मासूम बच्चे थोड़ी ना इनकम कमाते हैं, बट फिर भी हम पिज्जा खाते हैं तो टैक्स देते हैं। किसको जाता है वो टैक्स? गवर्नमेंट को। एक बात हमेशा याद रखना, दे कोई भी, मिलेगा हमेशा गवर्नमेंट को। क्या बोला मैंने? दे कोई भी, मिलेगा हमेशा गवर्नमेंट को। तुम बुक के ऊपर जीएसटी मेरे को दिए, मिलेगा किसको ये पैसा? गवर्नमेंट को। हम साल भर जो पैसा कमाए उस पे टैक्स हम देंगे किसको? गवर्नमेंट को। तो दे कोई भी, मिलेगा पैसा हमेशा किसको? गवर्नमेंट को। दिस इज टैक्स, पक्का। अब अब हम पढ़ेंगे टैक्स दो टाइप के होते हैं, क्या क्या? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, एकदम सिंपल सा। आज मैं साल भर पैसा कमाई, ठीक, मैं बिजनेस करती हूँ, क्लासेस है हमारी, हम साल भर पैसा कमाए। साल भर पैसा कमाने के बाद हम उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स बोल के दे दिए, कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स बोल के दे दिए। प्लीज सच सच दिल पे हाथ रख के बोलना, वो टैक्स का पैसा तुमसे हम लिए क्या? नहीं, वो हम अपने पॉकेट से दिए। वो हम कहां से दिए? अपने पॉकेट से दिए, पॉकेट से निकाले सरकार को दे दिए। हम आए क्या, इशिता दो ना, मेरे को इनकम टैक्स देना है सरकार को। इनकम टैक्स मतलब मैम आप इनकम पे दे रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इनकम टैक्स। इजी है। ये हम डायरेक्टली दे दिए सरकार को, तुमसे लेकर हम सरकार को नहीं दिए, तुमसे तो हम इनकम लिए हैं। उसके ऊपर अब तुम मानो मेरे को साल भर का इनकम हुआ 20 लाख, हम ट्रिप पे गए, पेरिस घूमे, यूरोप गए, शॉपिंग किए, गोल्ड खरीदे, सिल्वर खरीदे, बहुत खर्चा कर दिए, पैसा खत्म। सरकार टैक्स नहीं लेगा क्या? लेगा, इनकम तो कमाए थे ना। उस इनकम पे अब मेरे को टैक्स देना है, मानो 1 लाख रुपया, हम तुमसे लेंगे क्या? मैम आप अपने पॉकेट से देंगे, गोल्ड बेचिए, जो करना है कीजिए, अपने पॉकेट से दीजिए। तो हम अपने पॉकेट से ये टैक्स किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। दैट्स व्हाई दिस टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, पक्का। इनडायरेक्ट टैक्स, डोमिनोज गए हो आप लोग? कौन नहीं गया है? सब गए? गए हो तो हाँ बोलो ना, गए हैं, ठीक। स्टारबक्स? नहीं? अच्छा है, नहीं गए हो तो वेस्टेज ऑफ मनी।
चलो डोमिनोज गए, डोमिनोज में एक पिज्जा मंगाए, चीज बस्ट मार्गरेटा पिज्जा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, चोकोलावा केक, और क्या आता है डोमिनोज में गौरव, और क्या आता है डोमिनोज में? अच्छा, पिज्जा का मल्टीपल ऑप्शन रहता है, जैसे अच्छा, और गार्लिक ब्रेड रहता है, ठीक है। हम ये सब ऑर्डर किए, ठीक, 2,000 रुपया का बिल बना। कितना रुपया का बिल बना? 2,000। नीचे लिखा हुआ था प्लस 200 टैक्स। क्या लिखा हुआ था? प्लस 200 टैक्स। तो मेरे लिए बिल का वैल्यू कितना हो गया? 2,200 रुपया। मानो ये पिज्जा खाने गौरव गए हैं, तो गौरव को डोमिनोज वाले को कितना रुपया देना है? 2,200। दोगे क्या? देना ही पड़ेगा, सही बोला, देना ही होगा। दे दिया, पिज्जा विज्जा खाया, डकार वकार लिया, आ गया क्लास करने। अब बोला मैम एक बात बताइए, आप तो साल भर पैसा कमाती हैं इसलिए सरकार को टैक्स देती हैं, मेरे से सरकार क्यों लिया टैक्स? मेरे से डोमिनोज वाला क्यों लिया टैक्स? यस, बिकॉज टैक्स इज अ फी चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट इनकम एक्टिविटी। तुम एक प्रोडक्ट खा के आए हो, समझ आ रहा है, इसलिए सरकार तुमसे टैक्स लिया है। अब एक समझते हैं इसको, व्हाई दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। डोमिनोज वाला एग्जांपल क्यों इनडायरेक्ट है? गौरव किसको दिया? डोमिनोज को। डोमिनोज किसको देगा? इनडायरेक्ट गया। क्या ये टैक्स का पैसा डोमिनोज अपने पॉकेट से दिया है? नहीं, गौरव से लेकर गवर्नमेंट को दिया है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ रहा है? दैट्स, एक बात समझो, मैं गौरव को एक दिन टैक्स का एक क्लास पढ़ा दी, मैं बोली अब तुम बाकी लोगों को पढ़ा देना क्लास में। तुम लोग क्लास लिए, तुम लोग बोले हम लोग आज डीटी का इनडायरेक्ट क्लास किए हैं। कैसे? समझ आ रहा है? हम गौरव को दिए, गौरव तुम लोगों को दिया, लेकिन अभी जो तुम लोग कर रहे हो वो क्या है? डायरेक्ट है। अगर ये समझ गए ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ गए। अब मेरे को एक बात बताना, अगर डोमिनोज साल भर में 1 करोड़ रुपया कमाता है, उस 1 करोड़ में मानो उसको 10 लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देना है, डोमिनोज देगा? क्या वो पैसा तुमसे लेगा? वो किससे देगा पैसा? अपने पॉकेट से। वो कौन सा टैक्स हुआ? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली जो पैसा हम देते हैं सरकार को डायरेक्टली, वो डायरेक्ट टैक्स है। और जो पैसा हम सरकार को इनडायरेक्टली देते हैं, देने वाला हम ही है, कस्टमर ही है, लेकिन इनडायरेक्टली है। समझ आ रहा है? ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। हम तुमको एक बहुत अच्छा बात बताते हैं, डायरेक्ट टैक्स एक अच्छा टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा टैक्स नहीं है। क्यों? हम ये नहीं बोल रहे कि सिलेबस वाइज, सुनना क्यों। आज अगर हम 10 लाख रुपया कमाते हैं तो हमको 10,000 रुपया सरकार को टैक्स देना है। हम अगर 20 लाख कमाएंगे तो हमको उस पे टैक्स देना पड़ेगा। 30 लाख मानो 10% टैक्स है, मानो मानो इनकम पे टैक्स का परसेंट कितना है? 10। 10 लाख कमाएंगे तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। 20 लाख कमाएंगे तो 20 लाख का 10% 2 लाख। 50 लाख कमाएंगे तो 50 लाख का 10%। मैम ये दिखा रहा है कि आप जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, टैक्स उतना ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा बात है, पैसा कमा रहे हैं तो देश के लिए तो देंगे ना पैसा, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। लेकिन अगर हम साल का 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो हम सरकार को कितना टैक्स देंगे? 10,000 का 10%, दैट कम्स 1,000। समझ आ रहा है? डायरेक्ट टैक्स अमीर और गरीब का भेदभाव जानता है। वो ये समझता है कि अमीर ज्यादा टैक्स दे सकते हैं और गरीब टैक्स या तो बिल्कुल नहीं देंगे या फिर कम देंगे। पक्का ना? लेकिन एक एक दिन डोमिनोज में पिज्जा खाने गया गौरव, उसके बगल में बैठा हुआ है अनंत अंबानी। कौन है अनंत अंबानी? हाँ, रिचेस्ट पर्सन, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। दोनों पिज्जा खा रहे हैं, दोनों गार्लिक ब्रेड खा रहे हैं, है ना। राधिका वाले हस्बैंड का नाम अनंत ही तो है ना, जो अंबानी जी के छोटे बेटे हैं। गौरव भी पिज्जा खा रहा है, अनंत अंबानी भी पिज्जा खा रहा है। दोनों का बिल वैल्यू आया 2,200। ठीक। क्या डोमिनोज वाला अनंत अंबानी को बोलेगा नहीं आप 32,200 दीजिए, और गौरव को बोलेगा तुम 1,000 ही दे दो? डोमिनोज वाला अमीर गरीब का फर्क समझा क्या? नहीं समझा।
वो अमीर से भी टैक्स ले लिया सेम टैक्स, और गरीब से भी सेम टैक्स ले लेगा। समझ में आ रहा है? ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। इसीलिए डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं प्रोग्रेसिव। इट शोज प्रोग्रेशन, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टैक्स ज्यादा देंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं रिग्रेसिव। क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब जान लेके छोड़ेगा। अमीर हो गरीब हो, डोमिनोज जाओगे दोनों को सेम टैक्स देना पड़ेगा। अमीर हो गरीब हो, रेस्टोरेंट में खाओगे दोनों को सेम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है, बोलता है अमीर ज्यादा देगा, गरीब कम देगा। समझ आ रहा है? पक्का? पक्का। एक और बात बताओ, डायरेक्ट टैक्स में क्या हम चाह के बर्डन टैक्स का किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं मैम। तुम लोग कितना भी मेरे से प्यार करते हो, दे दोगे क्या मेरा टैक्स का पैसा? हम क्यों दे मैम, पैसा आप कमाते हैं, ट्रिप आप घूमते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी आप डालते हैं, हम दे क्या आपका टैक्स का पैसा? आप खुद दीजिए। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। डोमिनोज वाला किस पे दे दिया बर्डन? आज जो सामान बेच रहा है, प्रोडक्ट कौन बेच रहा है? डोमिनोज। इनडायरेक्ट टैक्स उसको देना है गवर्नमेंट को। वो बोला गवर्नमेंट को हम देंगे, किससे लेकर दिया? कस्टमर से। बर्डन को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। समझ आ रहा है? पक्का। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स एक्ट, जो आपका सिलेबस है। क्या है डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल? इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जो आप निर्मल सर के साथ पढ़ोगे, जीएसटी एंड कस्टम। समझ में आ रहा है? पक्का क्या? चलो फटाफट ये देखो एवरीवन। सारा पॉइंट तुमको पढ़ा हुआ लगा होगा। हम यही बात तुमको लॉ की क्लास में भी समझाए थे। हम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जब भी मैं आपको क्लासेस दूंगी, ये सिर्फ आज नहीं, टिल द लास्ट क्लास, हम कभी मटेरियल पहले खोल के नहीं पढ़ाएंगे। पहले हम तुमको कॉन्सेप्ट का डोज दे देंगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर बस जाएगा, कहानी सुना के, कोई रियल लाइफ स्टोरी सुना के, कोई एग्जाम्पल से, फिर तुम मैथ पढ़ लेना। अगर प्रोफेशनल कोर्सेज में पास होना है ना, फॉर एनी सब्जेक्ट दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, लॉ उठा लो, ऑडिट उठा लो, एफएम एसएम, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, पहले तुम ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे और फिर तुम पढ़ो मैथ, यूं क्लियर हो जाएगा। समझ आ रहे हैं? चलिए, सारा पॉइंट समझ में आया होगा। ये प्रोग्रेसिव है, ये रिग्रेसिव है, ये इनकम पे लगता है, ये गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। गुड्स एंड सर्विस का मतलब है प्रोडक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी एंड कस्टम। यहां बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। मैम वाला एग्जाम्पल याद करो,
श्रुति मैम टैक्स दे रही है, देती है क्या तुमसे लेकर? नहीं। और यहाँ पिज्जा वाला एग्जाम्पल याद करो, डोमिनोज अपना बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया? कस्टमर पे। ये एक पॉइंट है जो शायद तुमको नहीं समझ में आया होगा, ये कुछ नहीं है, सेम ही बात है, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा मे बी कंफ्यूजन हुआ होगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन द सेम पर्सन। आज डायरेक्ट टैक्स देने का लाइबिलिटी किसका था? डायरेक्ट टैक्स तुम छोड़ो, डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स जो साल भर पैसा कमाए, वो देने का लाइबिलिटी किस पे था? किस पे आया लाइबिलिटी? मेरे पे आया। बहुत अच्छा, गौरव बोल रहे हैं जो अर्न किया। अल्टीमेटली ये किसको देना पड़ा? सेम पर्सन को देना पड़ा। तो मेरे ऊपर इंसिडेंस आया, लाइबिलिटी, मेरे को बोला गया मैम 1 लाख रुपए टैक्स दीजिए। हम रात भर सोचे क्या करें क्या करें, अगला दिन हम उठे, तुम लोग से पूछे, तुम लोग बोला मैम इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन द सेम पर्सन, लाइबिलिटी आपका है और इंपैक्ट भी आप पे ही आएगा, ये टैक्स देने का बोझ मेरे ही सर पे आएगा। तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी भी आया और इंपैक्ट भी आया। ये किसका पॉकेट ढीला कर देगा? मेरा। तुम्हारा करेगा क्या? नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सुनना, गवर्नमेंट को जीएसटी देने का लाइबिलिटी किसके ऊपर आया? डोमिनोज के ऊपर। किसके ऊपर आया? डोमिनोज। बट अल्टीमेटली ये किसको इंपैक्ट किया? कस्टमर को। डोमिनोज के पिज्जा पे जो टैक्स है वो डोमिनोज अपने पॉकेट से दिया क्या? कस्टमर से दिया। तो वहां पे इंसिडेंस आया डोमिनोज पे, लेकिन इंपैक्ट किस पे आया? कस्टमर पे। मजेदार है कि नहीं? मैम ये तो यही वाला पॉइंट है, बस थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। अभी तक मैंने आपको कितने टॉपिक्स पढ़ाए? 4। व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? फटाफट बोलो, मैं नहीं बताऊंगी, बोलो तुम लोग। बाय गवर्नमेंट। पक्का? बहुत अच्छा, वेल डन गाइस। टैक्स क्यों लगता है? वाई टैक्स आर लेविड? लेविड मतलब क्यों लगता है टैक्स? It is the source of revenue for the government, and government utilize this for expenses like सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, डिफेंस, हॉस्पिटल, एडुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? सरकार उन सब के लिए खर्चा करता है। कितना टाइप का टैक्स है? टॉपिक नंबर 3। क्यों, क्या क्या? बहुत अच्छा। टॉपिक 4, डिफरेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। प्लीज स्क्रीन मत देखना, विश्वास तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ तुम लोग पे। 2 टाइप का टैक्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इट इज प्रोग्रेसिव, इट इज शिफ्टिंग ऑफ बर्डन इज पॉसिबल, नो। इधर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, एग्जाम्पल जीएसटी एंड कस्टम। बहुत अच्छा। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन द, एंड इंसिडेंस ऑन इंपैक्ट ऑन द, हो गया। आसान लग रहा है? इतना ही आसान है। सच में टैक्स बहुत आसान है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ना है, फटाफट नहीं बढ़ना है। चलिए, अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब हम समझेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम। पक्का? तो जो श्रुति मैम देती है टैक्स, वो कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? इनकम टैक्स। आज से हम अपनी हर क्लास में क्या पढ़ेंगे? इनकम टैक्स पढ़ेंगे। मेरे साथ तुम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे और निर्मल सर के साथ तुम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे। समझ आ रहा है? चलो, इनकम टैक्स इन इंडिया, इसमें कुछ कंपोनेंट हैं, 5 कंपोनेंट हैं। मतलब इनकम टैक्स के अंदर 5 चीजें आती है। प्लीज स्क्रीन मत देखो, 2 मिनट मेरा बात सुनो। ये 5 चीज अगर तुम्हारा अपने आप क्लियर नहीं हो गया तो तुम बोलना, ठीक? आज किसी के दिमाग में आया कि लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, सरकार कैसे चलेगी? सरकार चलने के लिए पैसा चाहिए।
तो एक कोई आदमी था, वो बोला, कौन था वो बताएंगे। वो बोला बहुत साल पहले, 80s का बात है, कि जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं अब देखो, अब मैं इनडायरेक्ट टैक्स का बात नहीं करूंगी, अब मैं प्योर किसका बात करूंगी, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स का। वो बोला कि जो भी लोग पैसा कमाते हैं ना, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए कि साल में अपने कमाई हुए पैसे से कुछ पैसा वो किसको दे दें, सरकार को। तुम लोग बहुत लोग को देखते होगे, जब साल भर पैसा कमाते हैं उससे कुछ पैसा दान के लिए निकाल देते हैं, एक पिगी बैंक बना के रखते हैं, उसमें डालते रहते, वो पैसा गौशाला में दे दिए, कमाई का एक हिस्सा अलग कर देना। तो एक आदमी था, वो बोला, कौन है आदमी बताएंगे, पेशेंस रखना। वो आदमी बोला कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं ना, इनकम कमा रहे हैं, उनको अपने इनकम का एक हिस्सा हर साल सरकार को देना चाहिए, ताकि सरकार अपने देश को चला सके। ठीक है, ये किसी के दिमाग में आया आइडिया, क्या आया, आइडिया। वो इस चीज को लिख लिया, ठीक है, पूरा बात को लिखा, फिर पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। कहां प्रेजेंट किया, पार्लियामेंट में। तो ये बिल कहलाया, क्या कहलाया, बिल, पक्का। फिर इस बिल को लोकसभा राज्यसभा दोनों पास किया, पहले लोकसभा पास किया, फिर राज्यसभा पास किया, ठीक है। जब लोकसभा राज्यसभा पास कर दिया और प्रेसिडेंट अपना सहमति दे दिया कि ठीक है, ये बात तो सही है, ऐसा होना चाहिए, इस चीज को लेकर एक लॉ होना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, आज से मैं तुमको बोल दूं कि जब भी क्लास से नीचे उतरोगे, पिगी बैंक पर लगा हुआ है, उसमें पैसा डाल देना, तुम डालोगे क्या, नहीं। बट इसको लेकर अगर एक लॉ आ जाए, तुमको डालना पड़ेगा। तो वो आदमी जो बोला, सम्मान लेता क्या उसका बात, हु आर यू, क्यों माने हम तुम्हारा बात। तो इस उसकी बात को लेकर लॉ बनाया गया, वही बना इनकम टैक्स एक्ट। क्या बना, इनकम टैक्स एक्ट। समझ में आया। तो इस तरीके से लॉ बनते हैं, ये तो हम ऑलरेडी लॉ में सीखे, इसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट भी बना। समझ आ रहा है। बट आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को आया, उसके बाद से ही पार्लियामेंट में लॉ बनने लग गए, उसके पहले पार्लियामेंट में लॉ नहीं बनते थे। लेकिन इनकम टैक्स की जर्नी बहुत पुरानी है, देखें, चलो देखते हैं। अभी मैं सब पढ़ाऊंगी। 1860 में वो महान आदमी था जेम्स विलियम्स, क्या नाम था इसका, जेम्स विलियम्स, ठीक है। देखना चाहोगे कैसे दिखते थे, देखियो क्या इनका फोटो, ऐसे दिखते थे, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। अभी तुमको निर्मला जी भी दिख रही होंगी, यहाँ दिख रही है क्या, बात करेंगे इनके बारे में भी। चलो, तो 1860 में जेम्स विलियम्स क्या बोले कि एक देश में लॉ होना चाहिए कि लोगों के इनकम पे क्या लगना चाहिए, जो इनकम कमा रहा है उसके इनकम पे क्या लगना चाहिए, इनकम टैक्स लगना चाहिए। तो इनकम टैक्स को प्रपोज करने वाले जेम्स विलियम्स थे, कौन थे, जेम्स विलियम्स। तुम इनको अच्छा भी बोल सकते हो, बुरा भी बोल सकते हो। अच्छा क्यों, क्योंकि हम इससे हमारी देश की सरकार अच्छे से चल रही है, जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और खराब क्यों, इनकी ही योगदान से हमारा सिलेबस इतना बड़ा है, समझ लो। तो टैक्स, इनकम टैक्स लाने वाले इंसान का नाम क्या है, जेम्स विलियम्स, ठीक है। उस टाइम पे जो ब्रिटिश लोग के कारण देश में बहुत लॉस हो गया था, उसी को मीट करने के लिए ये प्रपोजल लाए थे कि जो भी लॉस वगैरह हुआ है वो हम लोग ये टैक्स लाके क्या कर सकते हैं, उसका भरपाई, लोगों से टैक्स बोल के पैसा लेंगे और देश में जो भी लॉस हुआ है उसको क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। फिर 1886 में एक सेपरेट इनकम टैक्स पास हुआ। 1880 में, 1860 में ये प्रपोज किए, 1886 में फिर एक नया इनकम टैक्स आया, चेंजेस होते गए। 1918 में फिर एक नया इनकम टैक्स आया, फिर 1922 में एक और आया। 1922 वाला फिर भी काफी लंबे टाइम तक था, लेकिन इसमें बहुत सारा शॉर्टकमिंग्स था, बहुत न्यूमरस इसमें शॉर्टकमिंग्स था। उसको ओवरकम करने के लिए कौन सा इनकम टैक्स आया, 1961। अभी तुमको एक बहुत बड़ा बात बताने वाले हैं हम, शायद नहीं जानते हो।
ठीक है, 1 अप्रैल 1962 से ये लॉ, ये एक्ट हमारे देश के लिए क्या हो गया, लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। कब से, मूर्ख दिवस के दिन से, 1 अप्रैल 1962। मूर्ख ही तो बना रहा है सरकार, पहले बोलता है कमाओ कमाओ कमाओ, कमाते तो फिर क्या बोलता है, टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो, यहाँ टैक्स दो वहां टैक्स दो, सब पैसा तो टैक्स में ले जाता है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आया, इनकम टैक्स एक्ट, जिसको हम अभी तक फॉलो कर रहे थे। मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है, पता था। लेकिन जिनका एग्जाम मई जून 2026 में है, जिनका एग्जाम सितंबर 2026 में है, जिनका एग्जाम दिसंबर 2026 में है और जनवरी 2027 में है, उनके लिए यही एप्लीकेबल है। मई 2027 से आपका इनकम टैक्स एक्ट 25 पढ़ना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी क्लियर कर लो, नहीं तो फिर से टैक्स पढ़ना पड़ जाएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि नया इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है। लेकिन तुम सोचो 1961 में आया हुआ टैक्स अभी तक चल रहा है, समझ आ रहा है, चेंजेस आते हैं इसमें, अमेंडमेंट आते हैं, बट एक्ट वही है। लेकिन अब एक्ट भी बदल रहा है, अब क्या बदल रहा है, एक्ट भी बदल रहा है। क्या लिखा हुआ है, कोई भी एक्ट पहले बिल होता है ना, समझ आ रहा है। अच्छा एक चीज बता देते हैं, तुमको ये बहुत लोग बोलते होंगे कि टैक्स में बहुत चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कोई बेवकूफ बनाने का कोशिश करे तो भी मई और जून वाला जो अटेम्प्ट होता है ना, हमेशा चेंजेस उस अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे अभी जो मैं तुमको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगी वो एकदम लेटेस्ट पढ़ रहे हो, विथ अमेंडमेंट्स कर रहे हो, समझ आ रहा है। तुमको सितंबर दिसंबर जनवरी तक चेंजेस नहीं करना है, बट अगर तुम मई 2027 में दोगे तो चेंजेस हो जाएगा, समझ आ रहा है। इसीलिए हमेशा ये बात बोला जाता है कि इनिशियल अटेम्प्ट्स में क्लियर कर लो, नहीं तो टैक्स क्या है, कीप्स ऑन चेंजिंग। तुम पहले जो पढ़े हो वो कब वैलिड नहीं रहे नहीं पता, समझ आ रहा है। इसलिए अभी जो पढ़ रहे हो बिल्कुल फ्रेश है तुम्हारे लिए, इसीलिए मैं बोली आज टैक्स का क्लास बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। हम यही मान रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं पता है, समझ में आ रहा है। चलो अच्छा, 1963 में एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या नाम है इसका? मेरे को एक बात बताओ, टैक्स आ गया देश में, इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1 अप्रैल 1962 से लागू भी हो गया, सबको बोला गया फॉलो करो। ये मेनली एक्ट उनके लिए जो पैसा कमाते हैं, समझ आ रहा है। ठीक है, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि लोग इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लोग पैसा दे रहे हैं टैक्स का, नहीं दे रहे हैं, उसके लिए एक बॉडी होना चाहिए था। इसीलिए क्या बनाया गया, सीबीडीटी। क्या बनाया गया, सीबीडीटी। इसका यही काम है, क्या काम है देखते हैं। बोलते टैक्स इज इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तुमसे इनकम टैक्स का पैसा कौन लेता है, जो हम साल भर इनकम कमाएंगे उसका टैक्स का पैसा कौन लेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेगा। और ये डिपार्टमेंट किसके कंट्रोल में है, सीबीडीटी के अंदर। जो सुनते नहीं हो रेड पड़ गया, अजय देवगन का रेड मूवी देखे हो, समझ आ रहा है क्यों पड़ता है रेड, अगर कोई टैक्स ढंग से नहीं दे रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, हम पिछला महीना 10 लाख का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किए, एक महीना में कितना पेमेंट किए, 10 लाख। और हम सरकार को बोलते हैं कि हम एनुअली 5 लाख रुपया कमाते हैं। सरकार बोलेगा मूर्ख है क्या, 5 लाख रुपया कमाते हो पूरे साल में और 10 लाख का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट एक मंथ का है, फंस गए, आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे घर। समझ आ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो तुम्हारा लॉकर भी खुलवा सकता है। तुम जो गला में चेन पहने हुए हो ना, घड़ी पहने हुए हो ना, जैसे हम सोना का घड़ी पहने हुए हैं, एक्चुअली सोना का घड़ी नहीं है, एग्जाम्पल है, सब खुलवा सकता है। क्यों, दिस ऑल फ्रॉम इनकम। तुम सरकार को बोलोगे हम इनकम कमाते हैं साल का 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, घूम रहे हो लंदन पेरिस, कहां से आ रहा है पैसा, बोलोगे ससुर जी दहेज में दिए,
तुम लोग एक मस्त बात बताएं, दहेज से याद आया, मेरी भी नई नई कुछ टाइम पहले ही शादी हुई, इसलिए ये कॉन्सेप्ट मुझे उस पता पहले से था। उस टाइम हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। ठीक है, क्या होता है जब आपकी शादी होती है ना, तो जब आप शादी स्टेज पे बैठे रहते हो, है ना, बर्बाद होने के लिए बैठे हो, सब तुम्हारे हाथ में आके लिफाफा देते हैं ना बहुत लोग, अपने अपने सुविधा के अनुसार, कोई 1100, कोई 2100, वो जितना भी पैसा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तुम अगर डिपार्टमेंट को बोलोगे हमको उसमें 10 लाख रुपया मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिंदगी में एक बार मौका मिलता है हमें कि हम कुछ पैसे को क्या कर सकते हैं, टैक्स फ्री कर सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि ये पैसा हमको कहां मिला है, जब बर्बाद हो रहे थे वहां मिला है। समझ आए? ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत साल पहले, कोरोना का बात है, कोविड के टाइम पे लाइव ऑनलाइन बैच ले रही थी, तो यही कॉन्सेप्ट मैं ऐसे पढ़ाई बच्चों को बताई। तो उसमें से एक लड़का था, वो मेरे को बोलता है मैम, तो हम ना 4 शादी कर लेंगे, ठीक है, 4 बार लाख लाख रुपया का क्या कर लेंगे, दिखा देंगे कि हमको लिफाफा में मिला है। ये आपको एक ही बार वैलिड होता है आपके लिए। समझ आ रहा है? चलिए, मैं तुमको कभी कभी ना टैक्स में ऐसी चीजें बताऊंगी जो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। हाँ, तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारी बीवी को असेट मिलेगा, तुम वही पूछना चाह रहा था। सब सब गोल्ड जो मिलता है, ज्वेलरी मिलता है, पैसा मिलता है। देखते हो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी का शादी होता है तो दिखाता है शाहरुख खान गिफ्टेड 5 करोड़ वॉच। समझ आ रहा है? सब टैक्स फ्री होता है, जिसको मिल रहा है उसके लिए। लेकिन हाँ, हम बोलेंगे मेरा साल का इनकम है 5 लाख, और गौरव की शादी में हम उसको 25 लाख का गिफ्ट देंगे, हमको पकड़ेगा कि नहीं सरकार? आपको पता है ये बहुत डेंजरस चीज है, हम लोग इस चीज को समझते नहीं है। अभी ये चीज हुआ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं, है ना, कैरी मिनाटी है, बोलो ना नाम, आशीष चंदलानी है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, लड़की लोग भी है बहुत सारी, क्या क्या नाम है, बोल दो। हाँ, अच्छा, ठीक है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। ये इन्फ्लुएंसर लोग क्या कर रहा था पता है, कुछ इसमें से पैसा ये लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, अब्रॉड घूम रहे हैं, गुची का बैग यूज कर रहे हैं, अरमानी, गुची, लुई विटॉन, सब बड़ा बड़ा ब्रांड यूज कर रहे हैं, इनकम नहीं दिखाते थे। कहाँ से ला रहे हो भैया तुम इतना बैग, इतना ट्रिप्स कहाँ से हो रहा है ये सब? इनकम आ रहा है तभी हो रहा है ना। बहुत सारा इन्फ्लुएंसर क्या रेड पड़ा था गवर्नमेंट का। अब तुम रेड का मतलब समझ रहे हो? इनकम दिखा ही नहीं रहे, लेकिन आपको पता है कैसे ट्रैक किया गवर्नमेंट? सोशल मीडिया पोस्ट से। अगर किसी का पब्लिक प्रोफाइल है, जैसे मेरा भी इंस्टाग्राम पब्लिक प्रोफाइल है, अगर किसी का पब्लिक प्रोफाइल है, बहुत बार ये बोला जाता है सोच समझ के पोस्ट डालो। क्यों? सब सरकार को पता चल रहा है कहाँ घूम रहे हो, कितना गिफ्ट मिल रहा है, समझ लो, किसको क्या गिफ्ट दे रहे हो, सब। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो काफी बड़ी हस्ती है, या जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के पोस्ट डालते हैं। समझ आ रहा है? तुम साल भर का दिखा रहे हो मेरा 10 लाख का इनकम है, घूम रहे हो लंदन, एक बार में 10 लाख रुपया लग जाएगा। पेरिस, गुची का बैग यूज कर रहे हो, समझ आ रहा है? बड़ा बड़ा होटल में चेक इन कर रहे हो, ताज, आईटीसी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रेड पड़ेगा। रेड का मतलब समझे? हम तुमको ये प्रॉमिस करते हैं, हम तुमको टैक्स में इतना तो एकदम मच्योर कर देंगे ना, मच्योर इन टैक्स, कि तुमको जो भी आसपास टैक्स में हो रहा है ना, तुमको समझ में आएगा ये सिलेबस का चीज है। समझ आ रहा है? व्हेन यू विल गो एट फाइनल लेवल, रेड वेड पढ़ोगे कैसे रेड होता है। समझ आ रहा है? हमारे जहां से मैं हूं वहां पर एक बार रेड हुआ था, तो वो जो बिजनेस ओनर थे, उनका रेडीमेड क्लोथ्स का बिजनेस था, बच्चों का, लेडीज का कपड़े बेचते थे, सलवार सूट साड़ी वगैरह। रेड हुआ, ठीक है, इनकम टैक्स का रेड हुआ था। क्यों हुआ होगा रेड, पहले ये बताओ। इनकम कम शो कर रहे होंगे, सरकार को कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। समझ आ रहा है? कम इनकम शो कर रहे थे, रेड पड़ा। वो उस टाइम पे कैलकट, मतलब जहां से वो हैं वो वहां थे नहीं, वो दिल्ली गए हुए थे। समझ आ रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके एब्सेंस में, ऑब्वियसली विटनेस वगैरह होता है, पूरा उनका लॉकर वगैरह सब तोड़ा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो तुम्हारा अलमीरा, तुम्हारा पर्सनल कोई भी लॉकर सब खुलवा सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रॉम इनकम ओनली।
समझ आ रहा है? करोड़ों का तुम गोल्ड इकट्ठा करके रखे हुए हो और सरकार को टैक्स देते हो साल का 1,000 रुपया। इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले बोली ना, पैसा कमाओगे तो टैक्स देना, देना चाहिए, तुम सेफ रहते हो। टैक्स नहीं दोगे ना, बोलते नहीं इसका फाइल स्क्रूटिनी में गया है, सुने हो कभी ये बोलते हुए? यही होता है, सरकार उसके फाइल को क्या किया है, नजर में ले लिया है। तो ये सारी चीजें मैं टैक्स में सिखाऊंगी तुमको। तो सीबीडीटी है वो अथॉरिटी जो इन सब चीजों को क्या करती है, नजर रखती है। समझ में आया? तो अभी तक हम लोग पढ़े व्हाट इज टैक्स, व्हाई टैक्स आर लेविड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, दोनों का डिफरेंस किए, इनकम टैक्स का जर्नी किए। एक चीज याद रखना, 1860 में जेम्स विलियम्स इसको प्रपोज किए थे इंडिया में, और फाइनली 1961 में ये इनकम टैक्स एक्ट बन गया, जो 1 अप्रैल 1962 से हमारे देश में क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। आसान लग रहा है? आसान लग रहा है? सम वगैरह उतना टफ नहीं होगा इनकम टैक्स में, अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो, क्योंकि कोई मैथ्स नहीं है, जो तुम कॉन्सेप्ट सीखो बस उसी को सम में तुमको यूज करना है। ठीक है? अब इनकम टैक्स एक्ट में 5 चीजें आती है। एक आया एक्ट, कौन सा एक्ट आएगा? एक आया एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब समझो, हर साल तुम लोग सुनते हो कि बजट आया है। निर्मला जी पहली फाइनेंस मिनिस्टर है, फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने फुल बजट प्रेजेंट किया है। उसके पहले इंदिरा गांधी रही है, बट निर्मला सीतारमन पहली फाइनेंस मिनिस्टर है, फीमेल, सॉरी, पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने फुल बजट प्रेजेंट किया है। कितनी बार किया है? 8 बार। समझ आ रहा है? बहुत बड़ी बात है। आज उनको कभी देखना बजट प्रेजेंट करते हुए, यू विल फील प्राउड। अच्छा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे देश में जिन्होंने पहली बार पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया था। जनरली बजट प्रेजेंट कौन करता है, मेरे को ये बताओ? बुर्बक वाला बात मत किया करो, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं। वो लोग क्या होते हैं? जनरली लॉयर होते हैं, वो लोग एडवोकेट होते हैं। उनका बैकग्राउंड क्या होता है? एडवोकेट, लॉयर वगैरह का। जैसे अरुण जेटली जी लोग, प्रणब मुखर्जी लोग, इन लोग का बैकग्राउंड लॉ से है। पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे जो सीए थे और बजट प्रेजेंट किए थे, क्या है नाम? पीयूष गोयल। ही वॉज चार्टेड अकाउंटेंट और फाइनेंस मिनिस्टर थे, बजट प्रेजेंट किए थे। अभी उनके पास देश की कोई मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जहां तक की समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एक्ट आ गया। अब एक बात बताओ, हर साल इस एक्ट में चेंज लाना क्यों जरूरी है? मैम एक लॉ बना दिए, क्या आप हर बार चेंज लाते रहते हैं? हर साल क्यों लाते हैं चेंज? मैं आप लोग से पूछ रही हूँ। जोर से बोलो। अच्छा, और अभी सुने थे कि जिसका इनकम 12 साढ़े 12 लाख तक है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक आया, सुने थे? सच बोलो, सुने थे कि नहीं? ये बात इनकम टैक्स एक्ट 1961 में तो नहीं लिखा है। क्यों लाया गया चेंज? लोगों को राहत देने के लिए। जो गवर्नमेंट है अभी सत्ता में, बीजेपी, अगर उसको लंबे टाइम तक रहना है, उसको किसके बारे में सोचना पड़ेगा? लोगों के बारे में, लोगों के भले के लिए। तो कभी टैक्स को घटाएगा, कभी टैक्स को बढ़ाएगा। कैसे करेगा ये काम? चेंज लाकर। इनकम टैक्स एक्ट तो एक एक्ट है, उसमें तो लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है, उसमें चेंजेस लाता रहना पड़ेगा। हर साल ये चेंज लाया जाता है वाया बजट, वाया, समझ आ रहा है? बजट में क्या बोलता है पता है? यही, इस साल टैक्स इतना होगा, इस पे इतना टैक्स होगा, इस पे इतना कम होगा, यही तो बताता है बजट। व्हाट इज बजट? यही है बजट। समझ आ रहा है? इसी को बोलते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल मतलब हर साल। पक्का? बजट कौन लाता है? फाइनेंस मिनिस्टर। अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला जी। आपको पता है बजट में, बजट के प्रोसेस में एक बहुत अच्छी सेरेमनी होती है, हलवा सेरेमनी। क्या होता है, जब बजट बनाने का प्रोसेस शुरू होता है ना, इस प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 7-8 दिन तक उनका सारा गैजेट्स, फोन वगैरह सब सीज कर लिया जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा है? कितना कॉन्फिडेंशियल बात है ना, कैसे बाहर आ जाएगा? तो जब वो लोग बजट बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं तो वो लोग हलवा बनाते हैं, मतलब कुछ अच्छा काम कर रहे तो मीठा बनाते हैं, और फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो हलवा सबको बांटती है। समझ आ रहा है? सोचो,
कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमें समझनी है, मैं तुमको सब बताऊंगी, पढ़ाऊंगी तो सही, सारा हेड्स ऑफ इनकम सब पढ़ाऊंगी, लेकिन ये सब नॉलेज भी बहुत जरूरी है। देखोगे बजट सेरेमनी, हलवा सेरेमनी, टेस्टी लग रहा है हलवा तो, बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स है, देख रहे हो। सबका नजर कहाँ है? कढ़ाई के अंदर। सबका नजर कहाँ है? हलवे पे। समझ आ रहा है? इसी को बोलते हैं हलवा सेरेमनी। शुभारंभ हो जाता है बजट का यहां से। तो हम तुमको टैक्स में ना सम बनाना सिखाएंगे, थियरी सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, देश में क्या हो रहा है वो भी सिखाएंगे। फुल फ्लेजेड आई विल मैच्योर यू इन टैक्स। चलिए, तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट है। डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला चीज क्या है? इनकम टैक्स एक्ट है 1961। इस एक्ट में हर साल क्या लाया जाता है? चेंजेस वाया बजट। इसी को क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। अभी हम लोग नीचे इसका थियरी पढ़ेंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, थियरी एकदम आसान हो जाएगा। अब जब मैं, तुम लोग अगर लॉ का क्लास मेरा नहीं कियो, मेरा यूट्यूब पे 3 क्लास है, एक बार करना, ठीक है? कहीं से भी कर रहे हो एक बार करना, क्योंकि उससे तुमको एक बेस समझ में आएगा। व्हाट इज द बेस? क्या होता है जब भी कोई लॉ बनता है, मेरे को एक बात बताओ, आज जो कॉमन लोग हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं है, क्या वो एक्ट का भाषा समझेंगे? नहीं समझेंगे। तुम क्यों समझ रहे हो? क्योंकि तुमको उस लायक समझा गया है। तुमको सीए बनने के लिए, सीएमए बनने के लिए, सीएस बनने के लिए क्या समझा गया है? लाइबल समझा गया है ना, लायक समझा गया है। तो सरकार इसलिए क्या करती है, ताकि कॉमन लोग भी उसको समझ सकें, अपने रियल लाइफ में यूज कर सकें, रूल्स बनाती है। क्या बनाती है गवर्नमेंट? रूल्स, ताकि उस एक्ट को देश में इंप्लीमेंट किया जा सके। आप लॉ में पढ़े हो ना ये चीज, तो रूल्स बनाए जाते हैं उसके लिए। तो इनकम टैक्स में रूल्स भी होते हैं, हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। एक्ट में जो लिखा है वो पढ़ेंगे, हर साल जो चेंज होगा वो पढ़ेंगे। तुम लोग को कोई चेंज नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम तुमको ऑलरेडी क्या पढ़ाएंगे? फ्रेश। अच्छा, कभी कोई रूल्स आ गया, कोई भी गवर्नमेंट अगर रूल्स लाएगी टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, वो पढ़ेंगे। अच्छा, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, उसको टैकल करने के लिए अगर इनकम टैक्स गवर्नमेंट कई बार एक अनाउंसमेंट लाती है, उसको बोलते हैं सर्कुलर और नोटिफिकेशन। तो एक एक्ट है, हर साल चेंज लाएंगे तो एनुअल फाइनेंस एक्ट बोले। देश में एक्ट को लागू करने के लिए सरकार कुछ रूल्स बनाती है। समझ में आया? और कोई अनाउंसमेंट लाना है, टैक्स में कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम आया है, उसका सोल्यूशन निकालना है, तो सरकार क्या रिलीज करती है? सर्कुलर या नोटिफिकेशन। ये भी हम पढ़ेंगे जहां जहां आएगा। और अगर मानो किसी एक बिजनेसमैन के बीच में और डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में झगड़ा हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया, ये मैटर फाइनली कहां पहुंचा? कोर्ट में। कहां पहुंचा? कोर्ट में। कोर्ट एक डिसीजन दिया, वो क्या कहलाएगा? लीगल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, केस लॉ। क्या कहलाएगा? एक तुमको इंटरेस्टिंग बात बताएं, एक शांति भूषण बोल के एक आदमी था, ठीक? वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया। कहाँ गया? दिल्ली हाई कोर्ट। क्या करने गया पता है? आप लोग को पता है ना कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारे बिजनेस में जितने भी फिक्स्ड असेट है, हम उस पर डेप्रिसिएशन मांग सकते हैं। आपको पता है? अच्छा, आप लॉ में सुने होंगे, ठीक है, सुन लो फिर से। आप डेप्रिसिएशन मांग सकते हैं, पक्का? आज जैसे हमारी क्लासेस में एसी है, बेंच है, मॉनिटर है, हम इस पर डेप्रिसिएशन लेंगे। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, दिखाते हैं ना पीएल में डेप्रिसिएशन। शांति भूषण जो था ना, उसका हार्ट का सर्जरी हुआ था, दिल का, हार्ट का। वो कोर्ट में गया, बोला मेरे बिजनेस को चलाने के लिए मेरा दिल बहुत जरूरी है, हम बिना दिल के बिजनेस चला पाएंगे क्या? नहीं। तो जो मेरा हार्ट सर्जरी का खर्चा आया है, वो भी मेरे को आप खर्चे की तरह ट्रीट कीजिए। सोचो, तुम बोल रहे हो मैम क्या बेवकूफ आदमी था, लेकिन ऐसी चीजें भी कोर्ट में जाती है। कोर्ट बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन शांति भूषण गया क्यों कोर्ट? क्योंकि लॉ में ऐसा नहीं लिखा था कि एनिमल्स पे, ह्यूमन बींग्स पे या बॉडी पार्ट्स पे आप डेप्रिसिएशन नहीं मांग सकते हैं। कोर्ट को ये लिखना पड़ा लॉ में। इनकम टैक्स एक्ट में जब मैं पढ़ाऊंगी तुमको ये बात लिखा हुआ मिलेगा। सोचो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो जो ये डिसीजन आया कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का, कि नहीं आप एनिमल्स पे, ह्यूमन बींग्स पे, बॉडी पार्ट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं मांग सकते हैं, इसको केस लॉ बोलते हैं।
शांति भूषण वर्सेस सीआईटी। समझ में आ रहा है? ये बात लॉ में लिख दी गई। आज लॉ कौन बनाए? इंसान। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स तो होगा। गौरव पूरा डीटी पढ़ा, इनकम टैक्स, बोला मैम ये बात ना लॉ साइलेंट है, हम ये काम कर सकते हैं। मतलब सीए सीएमए सीएस लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, जो लॉ में लूप होल्स है उसी का तुमको एडवांटेज बताएंगे। अब ये बात गया कोर्ट के पास, कोर्ट उस चीज को क्या कर देगा? उसको लेकर अमेंडमेंट ला देगा और ये बात लिख दिया जाएगा एक्ट के अंदर। तो ये क्या बन गया? केस लॉ। समझ आया? तो इनकम टैक्स जो हम पढ़ते हैं इसके 5 कंपोनेंट हैं। एक क्या है? पहला कंपोनेंट क्या है? एक्ट। पहला कंपोनेंट क्या है? एक्ट। बोलते हैं इंडिया में इनकम टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। कब से इंप्लीमेंट हुआ? 1 अप्रैल 1962। हर साल इसमें चेंजेस होते हैं, कुछ एडिशन होते हैं और कुछ डिलीशन होते हैं। ये चेंजेस कैसे लाया जाता है? फाइनेंस एक्ट के द्वारा। और ये लाता कौन है? पार्लियामेंट, बाय फाइनेंस मिनिस्टर। फिर इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है? फाइनेंस एक्ट। जो कौन लाता है? फाइनेंस मिनिस्टर। वही बजट। बजट का 2 हिस्सा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बताया जाता है सरकार का इस साल क्या क्या पॉलिसी है, और पार्ट बी में टैक्स प्रपोजल कि इस बार टैक्स का रेट कितना होगा। हर साल चेंज होता है, कम होगा ज्यादा होगा। तो ये सारे प्रपोजल को इंप्लीमेंट करने के लिए एक लॉ का लाना जरूरी होता है, फाइनेंस बिल। फिर यही फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट सुनाती है ना, वो एक फाइनेंस बिल है। फिर वो एक्ट बनता है, लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट ठप्पा लगाता है, बिल का अप्रूवल हो जाता है तो प्रेसिडेंट ठप्पा लगाता है। तो ये क्या बन जाता है? हर साल। तो हर साल तुम्हारा डीटी बदलेगा, कभी थोड़ा, कभी बहुत ज्यादा, कभी कंप्लीटली। तो अभी कौन सा नया फाइनेंस एक्ट आने वाला है? समझ में आ रहा है? अच्छा, इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं? तो बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्टर करता है सीबीडीटी, तो सीबीडीटी लॉ को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनाता है? रूल्स बनाता है। समझ में आ रहा है क्या? सर्कुलर नोटिफिकेशन सीबीडीटी लाता है, क्यों? कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, ताकि जो ऑफिसर्स हैं वो, और असेसी, असेसी मतलब जो टैक्स देता है, वो भी इस बात को और अच्छे से क्लैरिटी से समझ सके। समझ आया? केस लॉ क्या होता है? अगर कोई झगड़ा हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा असेसी और डिपार्टमेंट के बीच में, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो जो डिसीजन कोर्ट लेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समझ आया? क्या क्या पढ़े अभी तक? व्हाट इज टैक्स, व्हाई टैक्सेस आर लेविड, द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, और क्या पढ़े? और इनकम टैक्स एक्ट का जर्नी। इनकम टैक्स एक्ट में 5 कंपोनेंट है। एक एक्ट है, एक हर साल आता क्या है? फाइनेंस एक्ट। पहले वो बिल होता है, तो जो बजट होता है ना वो बिल है एक तरीका का, उसको अप्रूवल होता है। उसके बाद जब बजट का सेशन खत्म हो जाता है फिर वो बिल बनता है, फिर वो एक्ट बनता है। रूल्स, सर्कुलर नोटिफिकेशन एंड केस लॉ। क्या आपको ये 5 चीजें पढ़नी है? बिल्कुल। एक्ट पढ़ेंगे, अगर अमेंडमेंट्स आएगा तो वो पढ़ेंगे, तुम्हारे लिए नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। जो भी बीच बीच में रूल्स आते रहेंगे, लेकिन जब भी कुछ आता है ना रूल सर्कुलर, तो ये बता दिया जाता है कि तुम्हारे कोर्स में कब से एप्लीकेबल होगा। मे अटेम्प्ट के लिए है क्या, सितंबर के लिए है क्या, ऐसा बताया जाएगा। केस लॉ, जो पहले केस लॉ हुए वो, आपको पता है तुम्हारा, अगर तुम अच्छे से केस लॉ प्रिपेयर कर लो, इंपॉर्टेंट केस लॉ, पूरा डायरेक्ट टैक्स जब हम करेंगे इनकम टैक्स 50 से 60 केस लॉ करोगे, अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लो तुम्हारा लगभग 15 से 16 मार्क्स डन है। सिर्फ केस लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये सब मैं तुमको बताऊंगी। विथ एवरी क्लास यू विल लर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये आप लोग घर पे खुद से पढ़ लेना, ये पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब मैं तुमको 2 चीज सिखा रही हूं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ये टैक्स का पहला क्लास में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टैक्स के हर क्लास में काम आएगा। इन एवरी क्लास यू विल यूज द वर्ड प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। एक बात समझना, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये एक साल है।
हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एक साल है, हम इस साल काम किए, पैसा कमाए, ठीक। 31 मार्च 2023 के बाद कौन सा साल शुरू हो जाएगा? 23-24। 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 2024। हम पैसा किस साल कमाए? इस साल। टैक्स कब लगेगा? 23-24 में। पक्का? एक साल आप पैसा कमाते हो और एक साल उसका टैक्स देते हो। आप मेरे को बोले मैम आप अभी टैक्स दे दीजिए ना, हम बोले पागल हो गया, पहले एक साल में पैसा कमाने तो दो, तब पता चलेगा ना हम कितना टैक्स दें। तो साल भर हम पैसा कमाते हैं, समझ आ रहा है? और नेक्स्ट ईयर उसका हम क्या देते हैं? टैक्स। जिस साल आप पैसा कमा रहे हो वो प्रीवियस ईयर कहलाता है। यहां प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल नहीं है। तो प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है? ईयर इन विच इनकम इज अर्न। जिस साल आप पैसा कमा रहे हो वो क्या साल है? प्रीवियस ईयर। मेरे को एक बात बताओ, मैं अभी क्लासेस ले रही हूँ, क्या डेट है? नवंबर, 19 नवंबर 2025। कौन सा साल चल रहा है ये? हाँ, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। हम यहां तक जो पैसा कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स कब देंगे? 26-27 में। तो ये हो गया 25-26। 25-26 क्या है? प्रीवियस ईयर है। और इस ईयर के लिए जो उसके अगला साल है वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो 26-27 क्या है? टफ था क्या? जिस साल इनकम कमाएंगे वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा। उस साल का टैक्स जिस साल में असेस होगा, कैलकुलेट होगा, हम देंगे, उसको क्या बोलोगे? असेसमेंट ईयर। समझ में आ रहा है? सुनो, पढ़ो, ये पढ़ना पहले। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच टैक्स लाइबिलिटी इज इमर्ज। आसान है? पक्का? यही है असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ये भी हम लोग समझ गए। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, इनकम टैक्स कब लगेगा? तो बोलते हैं इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर असेसमेंट ईयर। कब लगेगा? प्रीवियस ईयर में टैक्स लगेगा भी क्या? नहीं। चार्ज कब होगा? असेसमेंट ईयर में। किस रेट से होगा? जो उस साल बताया जाएगा। कौन बताएगा रेट? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हर साल इनकम टैक्स के रेट क्या हो जाते हैं? तो यहां लिखा है क्या दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961? लिख ही नहीं सकते हैं मैम। हर साल बजट में टैक्स का रेट क्या कर दिया जाता है? कभी ज्यादा तो कभी कम। इसीलिए बोला इनकम टैक्स चार्ज होगा कब? असेसमेंट ईयर में होगा। किस रेट से होगा? जो एनुअल फाइनेंस एक्ट बताएगा उस रेट से होगा। तुम जो टोटल इनकम कमाते हो, टोटल इनकम क्या है ये तुमको अभी नहीं पता है, ये तुमको हम सेकेंड क्लास में बताएंगे। टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। किस रेट से लगेगा? जो एनुअल फाइनेंस एक्ट बताएगा। किस साल लगेगा? असेसमेंट ईयर में लगेगा। ये इनकम तुम कब अर्न किए हो? प्रीवियस ईयर में अर्न किए हो। समझ आ रहा है? और ये टैक्स किसके ऊपर लगेगा? क्या लिखा है? एवरी पर्सन। मेरे को एक बात बताओ, पर्सन कौन होता है? हम पूछ रहे हैं कुछ। हु इज पर्सन? मैम आप भी एक पर्सन है, कंपनी भी एक पर्सन है, क्योंकि कंपनी भी टैक्स देती है, कंपनी भी एक असेसी है। समझ में आ रहा है? फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब क्या कहलाते हैं? पर्सन। लेकिन अगर मैं बोलूं इंडिविजुअल तो सिर्फ लोग का बात होगा। मैं बोलूं कंपनी तो किसका बात होगा? कंपनी का। कैसे पहचानोगे कोई इंडिविजुअल है? मैम राम, श्याम, गीता, गौरव, इशिता, खुशी, मुस्कान, आशीष, ये लोग सब क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअल कहलाएंगे। समझ आ रहा है? कंपनी कैसे पहचानोगे? नाम के लास्ट में या तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा या सिर्फ लिमिटेड लिखा रहेगा, वो क्या कहलाएगा? कंपनी कहलाएगा। एचयूएफ कैसे पहचानोगे? एंड सन्स लिखा हुआ रहता है। एचयूएफ का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये सब पहचानने का तरीका है। अच्छा, कोई एक एंटिटी है जैसे कि कैलकटा यूनिवर्सिटी। माय क्वेश्चन, कैलकटा यूनिवर्सिटी क्या इंडिविजुअल है? कंपनी है। नाम के लास्ट में कहा है? प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड। फर्म है।
हम बोल रहे हैं एओपी और बीओआई भी नहीं है। लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी तो म्यूनिसिपल होता है, पंचायत वगैरह होता है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी तो कुछ नहीं है मैम। क्या है कैलकाटा यूनिवर्सिटी? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जो कहीं फिट नहीं बैठेगा वो क्या बन जाएगा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पक्का? पर्सन का मतलब इंडिविजुअल भी है, कंपनी भी है, फर्म भी है, एचयूएफ भी है, एओपी भी है, बीओआई भी है, लोकल अथॉरिटी भी है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी। समझ में आया? बताओ कैसा लगा अभी तक? टैक्स टफ लगा क्या? चलिए, जो भी सेशन कर रहे हैं यूट्यूब पे वो भी बताएंगे। हेलो सुमन, सुमन डागा। इजी। आज हम लोग टैक्स की फर्स्ट क्लास में क्या क्या सीखे आपको पता है? इतना कंटेंट दो क्लास में होता है। आज हम लोग पहला क्लास में काफी सारा चीज कवर कर लिए। व्हाट इज टैक्स? क्यों टैक्स लगाया जाता है? दो टाइप का टैक्स होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस किए। तुम्हारे एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो गया। इनकम टैक्स का जर्नी किए। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि इनकम पे लग रहा है, तो जो कमाएगा वही गवर्नमेंट को डायरेक्टली देगा। इनकम टैक्स का 5 कंपोनेंट किए। इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर नोटिफिकेशन, रूल्स और केस लॉ। फिर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का मतलब समझे? जिस साल इनकम अर्न करेंगे वो प्रीवियस ईयर है, जिस साल टैक्स देंगे। समझ आ रहा है? पर्सन का मतलब समझ गए? पक्का? असेसी का मतलब क्या होता है? जो टैक्स पे करता है वो असेसी कहलाता है, जिसके ऊपर टैक्स का लाइबिलिटी रेज हुआ है। पक्का? तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और व्हाट इज टैक्स, ये सब हो गया, जर्नी हो गया, ओवरव्यू आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग सेकंड क्लास में क्या क्या करेंगे वो आज ही समझ लो। लॉ से भी ज्यादा आपका टैक्स का बेस स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि अगर बेस नहीं है टैक्स का, सम नहीं हिलेगा। दिमाग में पता ही नहीं है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या, क्वेश्चन पढ़ के ब्लंडर कर दोगे। तुमको पता ही नहीं है पर्सन का मतलब क्या है, ब्लंडर कर दोगे। क्योंकि सबके लिए टैक्स का रेट अलग अलग है। इंडिविजुअल है तो अलग है, कंपनी है तो अलग है। सीखना पड़ेगा ना। सेकंड क्लास में हम लोग क्या करेंगे? रिबेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। टैक्स रेट अभी क्या है, कितना इनकम पे कितना टैक्स देना पड़ता है इंडिविजुअल को, कंपनी को, एचयूएफ को, एओपी बीओआई को, जो भी पर्सन है उन पे क्या, किस पे टैक्स रेट है वो समझेंगे। समझ में आ रहा है? और मैं एक नया चैप्टर आपका कमेंस कर दूंगी, शुरू कर दूंगी, दैट इज नोन एज रेसिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, इसके पहले मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकालते हैं ये नहीं सिखाऊंगी, एक फॉर्मूला बताऊंगी। उससे यू विल रियलाइज कि तुम्हारे क्या क्या चैप्टर्स हैं। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, सेट ऑफ है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है, क्लबिंग है। अभी तुमको लग रहा है ये सब चैप्टर है इतना। तुमको इससे पता चलेगा कि मैम एक के बाद एक के बाद एक करेंगे तभी मेरा टोटल इनकम निकल पाएगा। समझ आ रहा है? किसी को सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी आता है, सैलरी आता है, बाकी नहीं आता है, वो टोटल इनकम नहीं निकाल पाएगा। उसको डिडक्शन भी सीखना पड़ेगा, सेट ऑफ भी सीखना पड़ेगा। ये चार चीज मैं तुमको सेकंड क्लास में करा दूंगी। थर्ड क्लास में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस ही कंटिन्यू रखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली बाय फोर्थ क्लास आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। 1 इज इंट्रोडक्शन जो चल रहा है।
2 चैप्टर अगर तुम्हारा 4 से 5 क्लास में खत्म हो जाएगा, डीटी को लेकर जो एक मिथ है कि डीटी के लिए बहुत लंबा लंबा क्लासेस होता है, बहुत नंबर ऑफ क्लासेस होता है, वो खत्म हो जाएगा इन वेरी लेस क्लासेस। ऐसा भी लेस नहीं कि सिलेबस नहीं होगा, पूरा कवर होगा। हर चैप्टर का 30-40 सम भी बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन भी बनाएंगे, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस भी क्वेश्चन वाला चैप्टर है। करते हुए हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सी यू ऑल टुमारो एट 1:30 PM शार्प फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन एंड 11:30 AM फॉर लॉ का सेशन, ठीक है। अच्छा, 21 और 22 मींस फ्राइडे एंड सैटरडे 1:30 बजे आपकी सीए निर्मल सर के साथ आईडीटी की क्लास रहेगी, इन डायरेक्ट टैक्स की क्लास। फर्स्ट 3 क्लासेस ओपन फॉर ऑल है, सब कर सकते हो, और उसके बाद एनरोल्ड स्टूडेंट के लिए क्लासेस होगी, ठीक है। चलो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर सीए, सीएमए एंड सीएस एग्जीक्यूटिव जर्नी। ऑल द बेस्ट गाइस। कोई डाउट है आप लोग का?